नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जे.एस. मिल के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का पिछले वीडियो में जब हमने अध्ययन किया था तब हमने ये देखा था कि मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा समर्थक था और उसका ये मानना था कि यदि मनुष्य के व्यक्तित्व का सही विकास करना है तो उसे स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। मिल यह मानता था कि मनुष्य को उसके विचार और विचारों की अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, निर्बाध स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तथा मनुष्य को उसके कार्य करने की स्वतंत्रता भी उस सीमा तक मिलनी चाहिए जहाँ तक कि वह अन्य व्यक्तियों के कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करे। इसलिए वह सुख और दुख के जो बेंथम के मापदंड थे उनसे भी अधिक महत्व स्वतंत्रता को प्रदान करता है। और हमने यह भी देखा था कि स्वतंत्रता पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आघात उस बहुमत से आता है जो कि अल्पमत का शत्रु होता है। अर्थात एक विरोधाभास की तरफ जे.एस. मिल इशारा करता है और वो ये है कि लोकतंत्र को सामान्यतः स्वतंत्रता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शासन प्रणाली माना जाता है, किंतु इसी लोकतंत्र में मिल उस खतरे की तरफ इशारा करता है और वो ये कहता है कि लोकतंत्र में वास्तव में बहुमत का शासन होता है, क्योंकि वर्तमान के जो बड़े राज्य हैं जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत अधिक बड़े हैं और जो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक बड़े हैं, उन बड़े राज्यों में लोकतंत्र में पूरी जनता का भाग नहीं होता और इसलिए लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। बहुमत के शासन से व्यवहार में अल्पसंख्यकों के हितों को क्षति पहुंचती है और बहुमत अपने विचारों को अल्पसंख्यकों पर आरोपित कर देता है। इस तरह से लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी यही है कि वह अल्पसंख्यकों के हितों पर आघात करता है और उस मानवीय स्वतंत्रता को सीमित कर देता है बहुमत के नाम पर, बहुसंख्या के नाम पर, जो कि किसी भी मनुष्य के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से मिल के सामने एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यह दुविधा कैसे उत्पन्न होती है और इसका क्या समाधान है, यह मिल के राजनीतिक विचारों में हमें जानने को मिलेगा। उसके राजनीतिक विचारों का अध्ययन हम विभिन्न बिंदुओं के आधार पर करेंगे। पहला है लोकतंत्र श्रेष्ठतम शासन प्रणाली। मिल का यह मानना है कि यदि स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से हम बात करें तो मानवीय स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का जो सबसे अच्छा शासन है वो लोकतंत्र ही हो सकता है। न तो राजतंत्र में, न कुलीन तंत्र में और न ही निरंकुश तंत्र में लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। इसलिए स्वतंत्र वातावरण के विकास के लिए लोकतंत्र ही सबसे उपयुक्त प्रणाली हो सकती है। किंतु लोकतंत्र के अंतर्गत मिल का ये मानना है कि लोकतंत्र में आज के जो राज्य हैं वो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक बड़े होते हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वे बहुत बड़े होते हैं। इन दो कारणों से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आज के युग में संभव नहीं है। इसलिए लोकतंत्र का जो व्यावहारिक रूप आज उपलब्ध है वह अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र ही है। इसलिए लोकतंत्र की जो कमियां हैं, जो मिल ने इस रूप में गिनाई है कि लोकतंत्र व्यवहार में
बहुमत का शासन बन जाता है और एक जो बहुसंख्यक समाज है वो अल्पसंख्यक समाज की स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है और बहुमत के विचारों को अल्पमत के ऊपर आरोपित कर दिया जाता है। लोकतंत्र की ये जो सबसे बड़ी कमी है, इस कमी को दूर करने का काम यदि लोकतंत्र में कर दिया जाए तो लोकतंत्र एक श्रेष्ठतम शासन प्रणाली या सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली साबित हो सकती है। और इसी उद्देश्य से उसने अपने उस ग्रंथ का नाम लिखा जो कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के सुधार के लिए ही लिखा गया था, और उस ग्रंथ का नाम ही उसने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या प्रतिनिध्यात्मक शासन रखा है। प्रतिनिध्यात्मक शासन के अंतर्गत जनता स्वयं शासन का संचालन नहीं करती, वरन वह अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और ये निर्वाचित प्रतिनिधि ही शासन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण का काम करते हैं। इसलिए प्रतिनिधियों का सही चुनाव होना और सही प्रतिनिधियों का चयनित होना, ये बातें बहुत ही अधिक ज़रूरी हैं। इसलिए वह प्रतिनिध्यात्मक शासन में विस्तार से इस बात की चर्चा करता है कि किन लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए, किस प्रकार का मताधिकार होना चाहिए, निर्वाचन की कौन सी पद्धति होनी चाहिए, प्रतिनिधि सभा के कितने सदन होने चाहिए, प्रतिनिधि सभा के क्या कार्य होने चाहिए, इन सब का विस्तार से वर्णन वो प्रतिनिध्यात्मक सरकार संबंधी अपनी पुस्तक में करता है। वह ये बताता है कि प्रतिनिधि सभा को द्विसदनात्मक होना चाहिए, अर्थात प्रतिनिधि सभा के संगठन पर उसके स्पष्ट विचार हैं कि एक सदनात्मक प्रतिनिधि सभा निरंकुश हो सकती है, इसलिए उसकी निरंकुशता को रोकने के लिए द्विसदनात्मक प्रतिनिधि सभा ही होनी चाहिए। इनमें से एक सदन जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करेगा तथा दूसरा जो सदन है वो राजनीतिक और प्रशासनिक और अन्य क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले नागरिकों का सदन होगा। इस प्रकार से वह सामान्य सभा के ऊपर जो विचारों तथा कार्यों में उत्कृष्ट लोग हैं उन्हें वह उच्च सदन में सम्मिलित करता है। और इस प्रकार से प्लेटो का हम यदि बात करें तो प्लेटो का अनुसरण करते हुए कहीं न कहीं मिल ये मानता है कि केवल संख्या के आधार पर ही लोकतंत्र नहीं चलाया जा सकता, वरन गुणों के आधार पर तथा विचारों की श्रेष्ठता के आधार पर ही शासन का संचालन होना चाहिए। ये जो द्विसदनात्मक प्रतिनिधि सभा है, इसका कार्य कानून निर्माण नहीं है, इसका कार्य किसी भी प्रकार का कर लगाना भी नहीं है और इसका कार्य शासन का संचालन भी नहीं है, वरन जे.एस. मिल प्रतिनिधि सभा के कार्यों को स्पष्ट करते हुए ये कहता है कि प्रतिनिधि सभा का कार्य मुख्यतः प्रशासन पर नियंत्रण करना होना चाहिए, अर्थात कानूनों के निर्माण का कार्य वे लोग करेंगे जिन्हें कि कानून की जानकारी है या जो नियमित रूप से कानून को लागू करते हैं। अर्थात कानून को बनाने का काम प्रतिनिधि सभा का नहीं है, वरन बने हुए कानूनों को कौन लागू कर रहा है उन पर नियंत्रण करने का काम प्रतिनिधि सभा के पास होना चाहिए। इसलिए प्रतिनिधि सभा जो है वो केवल जनता के मत का प्रतिनिधित्व करती है और जनता के मतानुसार ठीक प्रकार से कानूनों का निर्माण होना चाहिए, यह देखना भी उसका दायित्व है। किंतु उसका कार्य केवल जनमत निर्माण का है, केवल कार्यपालिका पर और प्रशासकीय शाखा पर
नियंत्रण करने का है, वह एक शिक्षा देने वाला संगठन है, वह जनमत का निर्माण करने वाला संगठन है, वह कानून निर्मात्री सभा नहीं है। प्रतिनिधि सभा चूंकि समस्त जनता के प्रतिनिधियों से मिलकर के बनी हुई होती है, और इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रतिनिधि सभा में जनता के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यदि केवल बहुमत के आधार पर, सामान्य बहुमत के आधार पर यदि प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा तो जनता के जो छोटे वर्ग हैं, जो कि जाति की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। इसलिए मिल बहुमत के अत्याचार के प्रति बहुत ही अधिक शंकाशील था और इसीलिए वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हुए ये कहता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में प्रत्येक वर्ग को उसकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। इसलिए इस प्रकार से जो प्रतिनिधि सभा बनेगी वह सभी प्रकार के विचारों का, सभी वर्गों का और सभी प्रकार की विविधताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था होगी और इसमें बहुमत की निरंकुशता का समाधान भी हो जाता है। इसलिए एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का वो समर्थन करता है तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन करवाए जाने की बात कहता है। इसलिए वह एक महत्वपूर्ण सुधार की मांग करते हुए आनुपातिक प्रतिनिधित्व को ही सर्वाधिक श्रेष्ठ निर्वाचन पद्धतियों में स्वीकार करता है ताकि बहुमत की निरंकुशता को रोका जा सके। किंतु एक महत्वपूर्ण प्रश्न उसके सामने ये है कि समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि की पहचान, सही पहचान कौन कर सकता है? क्या प्रत्येक मतदाता में इतनी योग्यता होती है कि वह अपने सही प्रतिनिधि का चयन कर सके? क्योंकि सामान्यतः जो निरक्षर और जो गरीब मतदाता होता है, गरीब व्यक्ति होता है, उसे केवल अपने पेट भरने और अपने दैनिक कार्यों को करने जितनी ही समझ होती है, उसमें बड़े और जटिल राजनीतिक मुद्दों को समझने की शक्ति नहीं होती। इसलिए मतदान को वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक कर्तव्य मानते हुए ये कहता है कि मतदाता की भी योग्यता होनी चाहिए। और इस प्रकार से वह आज जिस वयस्क मताधिकार की जो पद्धति लोकतंत्र में हर देश में चल रही है, वह उसका प्रबल विरोध करने वाला है। बेंथम के विपरीत वो ये मानता है कि मताधिकार जो है वो शिक्षा संबंधी तथा संपत्ति संबंधी योग्यता के आधार पर ही मिलना चाहिए। उसका यह स्पष्ट मानना है कि एक मतदाता को गणित का कुछ न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए, उसे लिखना आना चाहिए तथा उसे राजनीति की सामान्य समझ भी होनी चाहिए। इसलिए मिल का ये कहना है कि एक सामान्य रूप से साक्षर व्यक्ति को ही मताधिकार मिलना चाहिए, निरक्षर मताधिकार का कोई भी अर्थ नहीं है। साथ ही वह संपत्ति संबंधी योग्यता को भी मताधिकार के लिए आवश्यक मानता है, क्योंकि उसका मानना है कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति होती है उसमें उत्तरदायित्व की भावना भी आती है। जो स्वयं की संपत्ति को संभालता है
और उसको बढ़ाता है, वह राष्ट्रीय संपत्ति को भी संभालने और बढ़ाने में अपना योग देगा। इसलिए जो निर्धन व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए जिसके पास अधिक शिक्षा है और अधिक संपत्ति है, उसे उन लोगों की अपेक्षा उसके मत का मूल्य अधिक होना चाहिए जिसके पास कम शिक्षा और कम संपत्ति है, और उस व्यक्ति को मताधिकार नहीं होना चाहिए जिसके पास न शिक्षा है, यानी कि न साक्षरता है, और न ही संपत्ति है। इस प्रकार से एक तरफ यह एक विरोधाभासी है कि एक तरफ तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का पुजारी है और व्यक्ति की स्वतंत्रता का बड़ा समर्थक है, और दूसरी तरफ वह व्यक्ति को इस प्रकार की शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी योग्यताओं में बांध करके उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता को ही सीमित कर देता है। मताधिकार का प्रयोग कैसे किया जाए, इस प्रश्न पर विचार करते हुए जे.एस. मिल का ये कहना है कि मताधिकार एक नैतिक और उच्चतम कर्तव्य है। राजनीतिक जीवन में मतदाता अपना मत किसे देता है, यह प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए, और जब मतदाता खुले में सबके सामने मतदान करेगा तो उसमें जो नैतिक साहस उत्पन्न होगा, वही नैतिक साहस उसे राजनीतिक रूप से एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए भी आवश्यक होगा। इसलिए एक सार्वजनिक स्थान पर मतदान आयोजित किया जाना चाहिए और खुला मतदान होना चाहिए। क्योंकि गोपनीयता को वह सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में सबसे बड़ी बाधा मानता है, और उसका ये मानना है कि गोपनीयता भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देती है। इसलिए वह अनैतिक आचरण को रोकने के लिए सार्वजनिक और खुली मतदान प्रक्रिया का समर्थन करता है। एक व्यक्ति के मत का मूल्य कितना होना चाहिए, इसी बात के उत्तर में वह बहुल मतदान का समर्थन करता है। बहुल मतदान का तात्पर्य ये है कि संपत्ति और शिक्षा संबंधी योग्यताओं के अनुपात में व्यक्तियों के मत का मूल्य कम या अधिक होना चाहिए। बेंथम का ये कहना कि सिरों की गिनती होनी चाहिए और सभी के मत का मूल्य एक हो और किसी के भी मत का मूल्य एक से अधिक न हो, इस सूत्र को जे.एस. मिल व्यर्थ मानता था, क्योंकि उसका ये कहना था कि लोकतंत्र को केवल संख्या की दृष्टि से ही नहीं समझा जाना चाहिए, वरन लोकतंत्र में तो प्रत्येक व्यक्ति के विचार की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। इसलिए विचारों की और संपत्ति संबंधी योग्यता की श्रेष्ठता के आधार पर ही व्यक्तियों को मताधिकार होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास कम शिक्षा है उसके मत का मूल्य कम होना चाहिए या उसका एक मत माना जा सकता है। अधिक शिक्षा वाले का मत का मूल्य है वो एक से अधिक हो सकता है। इसलिए वह प्लूरल वोटिंग या बहुल मतदान की अवधारणा को प्रस्तुत करता है, और वो ये कहता है कि मूर्ख और अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों को अधिक मत देने के अधिकार होना चाहिए, और यहाँ तक कि जिसके पास अधिक संपत्ति है उसे भी अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। किंतु संपत्ति संबंधी इस योग्यता पर अंकुश लगाने के लिए वह उन निर्धनों को भी मताधिकार देने की सिफारिश करता है जिनके पास शिक्षा की योग्यता है। इसलिए यहाँ पर मिल जो है वो एक उस वातावरण के निर्माण की बात करता है जो लोकतंत्र में
शिक्षा के कारण बनता है, क्योंकि उसका ये मानना है कि यदि मतदाता के लिए बहुल मतदान की व्यवस्था होगी तो अन्य मतदाता भी अपने मतों को बढ़ाने के लिए शिक्षित होने का प्रयास करेंगे। वे अपनी संपत्ति की रक्षा करते हुए संपत्तिशाली व्यक्ति बनेंगे। इसलिए राज्य में स्वतः ही शिक्षा और संपत्ति निर्माण के पक्ष में वातावरण बनेगा, और यह वातावरण स्वयं व्यक्ति के लिए भी अच्छा है और पूरे देश के लिए भी अच्छा है। इसलिए मतदान के सार्वभौमिकरण के लिए, कि सभी को मतदान मिले, इसके लिए वह उस पूर्व भूमिका के निर्माण की चर्चा करता है जिसमें वो ये कहता है कि यह राज्य का दायित्व है कि सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिल सकें, ताकि सभी व्यक्ति जब शिक्षित हो जाएंगे तब सभी व्यक्तियों को शिक्षा के आधार पर मताधिकार भी मिल जाएगा। इस प्रकार से वह बहुल मतदान के आधार पर शिक्षा को बढ़ावा देने की बात भी करता है। लोकतंत्र में प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्था में कानून निर्माण का दायित्व प्रतिनिधि सभा पर नहीं है, तो फिर कानून कौन बनाएगा? इस प्रश्न के उत्तर में जे.एस. मिल ये कहता है कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो उन लोगों के पास होना चाहिए जो कि वास्तव में कानून की गहरी समझ रखते हैं और जो कानून का निरंतर क्रियान्वयन करते हैं। इसलिए वो ये कहता है कि कानून निर्माण के संबंध में एक विधि आयोग की स्थापना की जा सकती है, जिसमें लोक सेवा के वे व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं जो निरंतर जिनका संबंध कानूनों से रहता है, और इन व्यक्तियों के द्वारा बने गए कानूनों पर निगरानी करने का दायित्व व्यवस्थापिका का या प्रतिनिधि सभा का होना चाहिए। इसलिए विधि निर्माण के क्षेत्र में मिल जो है वो योग्यता के तत्व को सम्मिलित करता है, और वर्तमान में जो व्यवस्था है कि प्रतिनिधि सभा का कार्य कानून का निर्माण करना है, इस बात को वो स्वीकार नहीं करता, और वो ये कहता है कि कानून का निर्माण योग्य व्यक्तियों के द्वारा ही होना चाहिए। और क्योंकि प्रतिनिधि कानून निर्माण के मामले में इतने योग्य नहीं होते, हाँ, वो एक स्वतंत्र पथ प्रदर्शक और शिक्षा देने वाली शक्ति का कार्य उनके पास होना चाहिए। वह इस बात का भी विरोधी था कि प्रतिनिधि सभा में जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वे दलगत अनुशासन में नहीं बंधे रहें, क्योंकि दलीय अनुशासन उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए उन्हें केवल जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, न कि राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जब शासन में वह प्रतिनिधियों की बात करता है तब महिलाओं की बात होना अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं का प्रश्न स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से भी उसके लिए उतना ही अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस आधी आबादी को स्वतंत्रता कैसे दी जाए, उसके लिए यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। मिल के समय का समाज, जो कि महिलाओं को केवल चारदीवारी में बंद रखता था, उसके पास किसी भी प्रकार के कोई राजनीतिक या मतदान संबंधी अधिकार नहीं थे। महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता था, वे प्रतिनिधि नहीं बन सकती थी, लॉर्ड सभा में उनके जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और यहाँ तक कि उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। और उस समय ये माना जाता था कि महिला और पुरुष में महत्वपूर्ण जैविक भेद होते हैं और इसीलिए महिलाएं हीन होती हैं। मिल ने इन सब तर्कों का खंडन करते हुए ये कहा कि महिलाओं में भी शासन करने की उतनी ही योग्यता होती है जितनी कि पुरुषों में हो सकती है।
और महिलाएं भी मानव होने के नाते अपने व्यक्तित्व के विकास की उतनी ही अधिकारिणी हैं जितनी कि कोई पुरुष हो सकता है। और इसीलिए मिल जो है वो ये अपने अकाट्य तर्कों के द्वारा ये कहता है कि किसी भी परिवार में महिलाओं की पराधीनता के कारण निरंकुशता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और यदि महिलाओं को स्वतंत्र कर दिया जाए तो वे परिवार भी निरंकुशता के बजाय स्वतंत्रता के मंदिर हो सकते हैं। और इसीलिए अपनी एक पुस्तक जिसका नाम ही है महिलाओं की पराधीनता या द सब्जुगेशन ऑफ विमेन, इस पुस्तक में वह महिलाओं को पुरुष के समान ही मताधिकार देने का प्रबल समर्थन करता है और महिला मुक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए ये कहता है कि महिलाओं को भी शिक्षा की योग्यता के आधार पर प्रतिनिधि बनने का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा और संपत्ति की जो योग्यता है वो महिलाओं पर भी लागू होती है और महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिलने चाहिए। इंग्लैंड का जो तत्कालीन समाज है वो एक बहुत ही रूढ़िवादी समाज था और मिल के महिला स्वाधीनता के इन प्रयासों के कारण उस समाज में जागृति आई और मिल की मृत्यु के पश्चात महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के लिए और महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए वहाँ पे प्रयास तेज कर दिए गए। जहाँ तक मिल के इन सब राजनीतिक विचारों का संबंध है, इन विचारों में ऐसा प्रतीत होता है कि वह लोकतंत्र को स्वीकार करता है, लेकिन लोकतंत्र को एक बहुत ही उदासीन रूप में स्वीकार करता है। मिल के राजनीतिक विचारकों ने अनेक आधार पर आलोचना की है और उन विचारकों का ये कहना है कि मिल प्रतिनिधि सभा को उसके मूल कार्य से ही वंचित कर देता है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा अथवा व्यवस्थापिका का मूल कार्य ही कानून निर्माण करना है और वह कानून निर्माण का कार्य उससे छीन लेता है और वह कार्य वो लोक सेवकों को या नौकरशाहों को प्रदान कर देता है। इसी प्रकार से उसके द्वारा मतदाता के लिए शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी योग्यताओं के आरोपण करने का अर्थ है कि वास्तव में वह लोकतंत्र में समानता के स्थान पर एक विषमता की स्थिति उत्पन्न कर देता है और यह स्वतंत्रता के वातावरण को भी समाप्त करने वाली है, जिसमें कि संपत्ति और शिक्षा के आधार पर बड़े भेद उत्पन्न हो सकते हैं। व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों में बड़ा विभेद उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार से विचारकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मिल वास्तव में लोकतंत्र का प्रशंसक नहीं किंतु लोकतंत्र का शत्रु था। लेकिन यदि ध्यान से हम मिल के विचारों को यदि समझने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि मिल लोकतंत्र का एक सशक्त समर्थक और लोकतंत्र का बहुत ही वफादार समर्थक था। वह लोकतंत्र में बहुत ही अधिक विश्वास करता था, किंतु उसका साथ में यह भी कहना कि लोकतंत्र केवल नैतिक रूप से जागरूक लोगों के लिए ही सफल हो सकता है, और उसका ये कहना आज के वातावरण के लोकतंत्रों को देखते हुए हम उसकी इस भविष्यवाणी को भी सही मान सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के लिए जिस नैतिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता होती है, यदि वह उत्तरदायित्व मतदाताओं में नहीं होगा तो लोकतंत्र उसी प्रकार भ्रष्ट तंत्र में परिणत हो जाएगा जैसा कि प्लेटो और सुकरात के समय के नगर राज्य हो चुके थे। इसलिए वह लोकतंत्र का तो समर्थन करता है, किंतु वह एक उदात्त लोकतंत्र का समर्थक है। वह नैतिक रूप से
लोकतंत्र की कमियों को दूर करते हुए एक आदर्श लोकतंत्र का समर्थक है और लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होनी चाहिए, यदि वो परिस्थितियां उपलब्ध करवा दी जाती हैं तो लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन प्रणाली साबित हो सकती है, ऐसा मिल का मानना था। इसलिए मिल के जो शासन संबंधी या जो राजनीतिक विचार हैं या प्रतिनिध्यात्मक शासन के बारे में विचार हैं, वे उसके स्वतंत्रता संबंधी विचारों और उसके लोकतंत्र संबंधी विचारों को एक साथ अध्ययन करने के कारण समझ में आ सकते हैं। धन्यवाद।